बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले भाई एवं बहन, आप लोग को जैसे कि पता होगा कि बिहार पुलिस का नजदीक एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। आप लोग का एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी सब कुछ मालूम चल गया होगा। तो आप लोग जाग जाइए, उठ जाइए और आप लोग पढ़ने में भी एक कसर भी नहीं छोड़िए, क्योंकि इस बार आपको एक सीट पक्का करना है और ये पक्का तभी होगा जब आप मन लगाकर पढ़िएगा। और इसमें हम मुहिम में साथ देने के लिए आपको हम बताए थे कि इस चैनल पर प्रत्येक दिन 3 वीडियो मिलेगा। कल एक वीडियो अपलोड हो गया था और ये दूसरा वीडियो कल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको जनगणना के बारे में है। और जनगणना एक ऐसा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। आप लोग अभी एनटीपीसी एग्जाम कर रहा है, उसमें प्रत्येक शिविर में एक जनगणना का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक का शुरुआत करते हैं, जनगणना। जनगणना जाने से पहले हम लोग जानते हैं जनसंख्या। एक जनसंख्या को गिनना ही जनगणना कहलाता है। तो जनसंख्या कहते हैं किसको है? तो जनसंख्या कहते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या हम लोग कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित संख्या में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या को गिनना ही जनगणना कहलाता है। तो जनगणना की शुरुआत जो हुआ था, सबसे पहले हुआ था स्वीडन नामक देश में। जनगणना की शुरुआत सबसे पहले स्वीडन नामक देश में 1749 ईस्वी में शुरू किया गया था। और ये जो आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या 10 वर्ष पे काउंट होता है, तो 10 वर्ष में जनसंख्या काउंट करने वाला पहला देश, 10 वर्षों में जनसंख्या गिनने वाला पहला देश था जो अमेरिका बना था, वो बना था 1790 ईस्वी में। और ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में पहली बार जनसंख्या हुआ था 1801 ईस्वी में। ये तो विश्व इतिहास की बात हो गया। अब चलिए अपना देश भारत के बारे में जानते हैं। तो जो भारत में हुआ था, जो पहली जनसंख्या हुआ था, वो अनियमित जनसंख्या था, वो नियमित जनसंख्या नहीं था। तो भारत में जो पहली बार अनियमित जनसंख्या हुआ था, वो शुरू हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में। वाइसराय लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में शुरू हुआ था। और भारत में नियमित रूप से जो जनसंख्या शुरू हुआ था, भारत में नियमित रूप से जो जनसंख्या शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था 1881 ईस्वी में। भारत में अनियमित रूप से जनसंख्या शुरू हुआ था 1872 ईस्वी में। और जो नियमित रूप से उससे कंटिन्यू होता रहा, वो जो शुरू हुआ था 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। यहाँ तक तो ठीक है। इस बीच में एक वर्ष आया 1921। 1921 ईस्वी एक ऐसा वर्ष था जिसे जनसंख्या में विभाजन के तौर पे जाना जाता है। विभाजन के तौर पे जाना जाता है वर्ष 1921 ईस्वी को। इसी क्यों जाना था? क्योंकि 1911 से 1921 तक जनसंख्या में कमी दर्ज किया गया था। 1911 से 1921 तक जनसंख्या में कमी दर्ज किया गया था। इसी कारण 1901 को एक विभाजन वर्ष के रूप में जनसंख्या में देखते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को पता होगा कि जनसंख्या जो हम पढ़ते हैं 2011 के अनुसार पढ़ते हैं। जनसंख्या हम लोग 2011 के अनुसार पढ़ते हैं। तो 2011 के अनुसार जनसंख्या पढ़ते हैं। 2011 में जो जनसंख्या हुआ था, उसका मुख्य आयुक्त थे डीसी चंद्रमौली। 2011 में जो जनसंख्या हुआ था, उसका मुख्य आयुक्त जो जनसंख्या करवाए थे, वो थे हमारे डीसी चंद्रमौली। काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि 2011 का जो जनसंख्या था, उसमें मुख्य आयुक्त कौन थे। 2011 का जो जनसंख्या था, उसमें मुख्य आयुक्त थे हमारे डीसी चंद्रमौली। और इसमें एक आदर्श भाग, आपको पता होगा कि योगा दिवस, उसका भी आदर्श भाग, पृथ्वी दिवस होता है, उसका भी आदर्श भाग होता है। तो उसी प्रकार जनसंख्या हुआ था, उसमें उसका जो आदर्श भाग था, हमारा भविष्य हमारी जनसंख्या, हमारा भविष्य हमारी जनसंख्या, इसका आदर्श भाग था। और उसमें जो टोटल विषय पूछा गया था, वो 29 विषय पूछा गया था। 229 विषय, सिर्फ 29 विषय पूछा गया था उसमें, जो जनगणना हुआ था उसके बारे में। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमारे देश में टोटल 121 करोड़ आबादी था। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमारे देश में टोटल 121 करोड़ आबादी था, जो कुल विश्व का 17.5% था। हमारा देश में 2011 के अनुसार टोटल आबादी 121 करोड़ था। और उसमें जो था टोटल विश्व की बात करें दोस्तों, टोटल विश्व में भारत की जनसंख्या जो प्रतिशत के आधार पर स्थान रहता था, वो 17.5 था। टोटल विश्व में भारत की जनसंख्या 17.5 था। इसमें पुरुष 2011 के अनुसार हमारे पुरुष जनसंख्या थे, वो थे 48, पुरुष था जो 51.47। पुरुषों की कुल जनसंख्या प्रतिशत में था जो 51.47 था। और महिलाओं की जनसंख्या था वो था 48.53। महिलाओं की कुल जनसंख्या 48.53 और पुरुषों की कुल जनसंख्या तो 51.47 था। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या को पढ़ते हैं, और जनसंख्या का पहला पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं? 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितना भी लोग रहते हैं, उसी को जनसंख्या घनत्व हम लोग कहते हैं।
प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम लोग जनसंख्या कहते हैं। और उसी को प्रति जितना भी 1 किलोमीटर लोग हैं उसमें लोग को प्रति वर्ग किलोमीटर से भाग देते हैं, जो हमको आता है वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व जो 2011 के अनुसार हमारा जनसंख्या था जो वो 382 था। 2011 के अनुसार हमारा देश का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 था, और 2011 में जो जनसंख्या घनत्व था वो 325 था। 2011 के अनुसार हमारा जनसंख्या था 382 वर्ग किलोमीटर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार हमारा जनसंख्या था जो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और 2001 के अनुसार हमारा जनसंख्या घनत्व था जो 325 वर्ग व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। तो है 82 के अनुसार 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति पर किलोमीटर था, और 2001 के अनुसार 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो घनत्व वाला राज्य था वो हमारा बिहार था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था, जिसमें 1106 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते थे। उसके बाद दूसरा स्थान पर था पश्चिम बंगाल और तीसरा स्थान पर था केरल। पहला स्थान पर बिहार, दूसरा स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान पर केरल। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप देखिए जैसा अधिक सर्वाधिक हो गया तो न्यूनतम भी तो होता होगा। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था वो अरुणाचल प्रदेश था। यहाँ बस 1 किलोमीटर में मात्र टोटल 17 व्यक्ति रहते थे। उसके बाद मिजोरम हो गया, उसके बाद सिक्किम हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व था वो दिल्ली का था। देखिए दिल्ली में लोग 1 वर्ग किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अब देखिए साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व हो गया, आपको साक्षरता दर देखिएगा। साक्षरता दर आपको मन में एक सवाल उठता होगा, ठीक है सर साक्षर माने किसको, साक्षर माने किसको? तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे देश में जो 7 वर्ष या उससे अधिक का जो व्यक्ति है वो किसी एक भाषा का अच्छा जानकार होता है उसी को हम साक्षर मानते हैं, जो पढ़ लिख सकता है। हमारे देश में 7 या उससे अधिक वर्ष वाला व्यक्ति जो किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता हो उसी को, जो पढ़ लिख सकता है उसी को हम साक्षर मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा आजकल 3-4 में पढ़ रहा है उसको हम साक्षर 3 या 4 वर्ष का उसको हम साक्षर नहीं मान सकते हैं। साक्षर वो व्यक्ति है जो 7 या उससे अधिक वर्ष का हो और किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो, पढ़ लिख सकता है, उसी को हम साक्षर मानते हैं। तो साक्षरता में देखिए, साक्षरता में कोई बात, साक्षरता में सबसे आपको पता होगा सबसे साक्षर टोटल 2011 के अनुसार भारत में साक्षर प्रतिशत लोगों की संख्या 74.04% था। साक्षरता दर था जो 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर था वो 74.04% था, और उसमें मेल साक्षर थे 82.14%, और फीमेल का जो साक्षरता दर था वो 65.46% था। साक्षरता दर आपको बता, साक्षरता दर किसों का साक्षर व्यक्ति कौन है भारत में? तो साक्षरता दर देखिए, साक्षरता दर में 2011 के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं तो भारत का साक्षरता दर 74.04%, काफी इंपॉर्टेंट है ये। भारत का जो साक्षरता दर है 2011 के अनुसार 74.04% है। उसमें मेल का जो साक्षरता दर है 82.14% है, और फीमेल का जो साक्षरता दर है वो 65.46% है। और देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य देखिए, सॉरी 1947 के अनुसार देखिए पहले, तो आपको मन में सवाल होता है कि ठीक है सर 2011 के अनुसार तो 74 है, मेल 82.14 है और फीमेल 65.46% है। सर भारत जो समय हमारा देश आजाद हुआ था भारत, उस समय भारत का साक्षरता दर क्या हुआ था? तो जो समय हमारा देश भारत, आपको पता हो कि भारत हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तो उसमें भारत का साक्षरता दर तो मात्र 18.33% था। आजादी के समय भारत का साक्षरता दर मात्र 18.33% था, और उसमें मेल जो था, मेल का साक्षरता दर 27% था, और फीमेल का साक्षरता दर मात्र 8% था। 2011 के अनुसार 74.04% था, 1947 का 18.33% था, जिसमें मेल का साक्षरता दर 27% था और फीमेल का साक्षरता दर मात्र 8% फीमेल उसमें साक्षर थी। आपको पता होगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो हमारा राज्य केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य हमारा राज्य बिहार है, जो कि एक काफी सुनने में अजीब लगता है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश,
सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नगर हवेली है। इसको ट्रिक से याद रखते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, तो उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य लक्ष्य बना के कौन पढ़ता है, तो लक्षद्वीप है। और इसी प्रकार जो हवेली में पढ़ रहा था उसको पढ़ने का शौक थोड़ी उतना होता है, इसीलिए आप लोग इससे याद कर सकते हैं कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य दादर एंड नगर हवेली है, क्योंकि वो हवेली में पढ़ रहा था इसलिए वहां का साक्षरता दर कम है। तो चलिए आपको जनसंख्या घनत्व बता दिए, जनसंख्या घनत्व हो गया और साक्षरता दर हो गया। तो चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं, इससे आगे हम बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि लिंगानुपात, लिंगानुपात के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। लिंगानुपात हम लोग कहते हैं कि इसको पहले इसको जानिए। तो लिंगानुपात कहते हैं प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही हम लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। चलिए देखिए लिंगानुपात, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंगा अनुपात बोलते हैं। तो देखिए लिंगानुपात हो गया प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो आप लोगों के मन में सवाल होता हो कि ठीक है सर, जैसे आप लोग बताएं जन साक्षरता ने बताया सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, और यहाँ पे हो जाएगा न्यूनतम, और यहाँ पे देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। 2011 के अनुसार जो हमारा भारत देश है उसका जो लिंगानुपात था 943 था, यानी कि हम बता सकते हैं 2011 के अनुसार हमारा देश का जो लिंगानुपात था वो 943 था, यानी कि 1000 पुरुष पर मात्र 943 महिला थी। उसी को हम अभी बताएं, उसी को हम लिंगानुपात कर रहे हैं, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या तो लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात था भारत का 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात, भारत का 2011 के अनुसार हमारा देश भारत का जो लिंगानुपात था मात्र 943 था, ओनली 943, यानी कि 1000 पुरुष और मात्र हमारे देश में 943 महिला है। अब देखिए इधर देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो है केरल, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो गया और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश में आप लोग इसको बोल सकते हैं पुडुचेरी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य आपको मिलेगा दमन एंड द्वीप, दमन और द्वीप। जैसे देखिए लिंगानुपात आपको बताएं कि प्रति 1000
पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम लोग लिंगानुपात बोलते हैं। और 2011 के अनुसार हमारा देश का जो लिंगानुपात था मात्र 943 था, यानी कि 1000 पुरुष पर मात्र हमारे देश में 943 महिला है। उसी अनुसार हम लोग आगे बढ़े कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो गया, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा हो गया, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पुडुचेरी हो गया, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य दमन एंड दीव हो गया। तो केरल का जो लिंगानुपात है सर्वाधिक है, इसमें यहाँ 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। यहाँ 1000 पुरुष पर 1084 महिला, यानी कि यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। और न्यूनतम हरियाणा में है, जो हरियाणा में है 1000 पुरुष पर मात्र 889 महिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा में मात्र 1000 पुरुष पर 1000 पुरुष पर मात्र 879 महिला है। ये हो गया आपका लिंगानुपात। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नगरीय क्षेत्र। एक मिनट यहाँ एक और छूट रहा है। अब इसे धर्म में देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धर्म, ऊपर लिख देते हैं हम इसको डालकर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो धर्म है वो ईसाई धर्म है। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धर्म और न्यूनतम, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धर्म है वो है ईसाई धर्म। और न्यूनतम है सिख धर्म है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धर्म ईसाई धर्म हो गया, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हमारा सिख धर्म हो गया। तो चलिए लिंगानुपात खत्म होता है और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं नगरीय क्षेत्र। कितने हमारे लोग ग्रामीण में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं, चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेते थे। नगरीय क्षेत्र हो गया। तो ऐसा है ना कि भारत में टोटल कुल जनसंख्या का, भारत में कुल जनसंख्या का 68.8% लोग शहर ग्रामीण गांव में निवास करते हैं। भारत में आज भी कुल जनसंख्या का 68.8% गांव में निवास करते हैं, और वहीं 31.2% लोग शहर में निवास करते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे कि ग्रामीण में जो लोग रहते हैं 68.8% रहते हैं, और शहर में जो निवास करते हैं, वो 31.2% लोग आज भी निवास करते हैं। तो चलिए यहाँ तो ठीक है। तो सर अब आपके मन में सवाल उठता होगा, सर तो कौन ऐसा राज्य है जो जहां सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग हैं, कौन ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा शहरी लोग निवास करते हैं। तो चलिए इसको भी हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आप लोग बताते हैं। चलिए देखिए, पहला जो है यहाँ पे यह है कि प्रतिशत के आधार पर, सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य हो गया, वाला राज्य आपको हो जाएगा गोवा। और प्रतिशत के आधार पर ग्रामीण वाला राज्य वो है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य हो जाएगा गोवा। यहाँ के शहर में सबसे ज्यादा लोग गोवा में निवास करते हैं प्रतिशत के आधार पर, और प्रतिशत के आधार पर ग्रामीण निवास करने वाला सबसे ज्यादा राज्य हिमाचल प्रदेश है। अब इसके अलावा वो पढ़ते जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य
महाराष्ट्र। और जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण वाला राज्य हो जाएगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखना अगर ये क्षेत्र में हो जाएगा कि भारत में की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग शहर में निवास करते हैं और कितना प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं। भारत में आज भी ग्रामीण में 68.8% लोग निवास करते हैं और शहर में आज भी 30, शहर में मात्र 31.2% निवास करते हैं। आपका मन में सवाल होता होगा सर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य आपका गोवा है और प्रतिशत के आधार पर ग्रामीण वाला राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण वाला राज्य यहाँ पे छुटा हुआ सर्वाधिक, सर्वाधिक हो जाएगा, सर्वाधिक ग्रामीण वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। वही जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य महाराष्ट्र है और जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक ग्रामीण वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ तक हो गया। तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ते हैं अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो चलिए अनुसूचित जनजाति और जनजाति। भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, कौन राज्य में कितना अनुसूचित जनजाति है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए हेड अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति। अनुसूचित जाति हो जाएगा अनुसूचित जनजाति। तो भारत की कुल जनसंख्या का, भारत का कुल जनसंख्या का 16.6%, 16.6% अनुसूचित जाति है और 8.6% अनुसूचित जनजाति है। 16.6% अनुसूचित जाति है, कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है जो है 8.6%। तो चलिए इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति है, किस राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति है, जनसंख्या के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। चलिए सभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी यानी कि अनुसूचित जनजाति हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गया। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य, राज्य आपको पंजाब हो जाएगा। और जनसंख्या के आधार पर देखिएगा जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और फिर देखिएगा प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य, एसटी जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा आपका मिजोरम। और जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर हो जाएगा सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य आपका हो जाएगा ये मध्य प्रदेश।
ये देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति। तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है मात्र 8.6%। इसको बोलते हैं हम लोग एससी, इसको बोलते हैं हम लोग एसटी। देखिए प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य आपका पंजाब है और जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य आपका मिजोरम है और जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। तो चलिए यहां तक हो गया है। अब इसी क्रम में आलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर ये लास्ट टॉपिक है इसका जनगणना का। इससे बाहर जनगणना में एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर। आपको मन में सर सवाल होता हो कि दशकीय वृद्धि दर क्या कहते हैं किसको? तो 10 वर्ष में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि को, 10 वर्षों में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि को ही हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। दशकीय वृद्धि दर का एक फॉर्मूला होता है, जिसे देखिए दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर, इसका फॉर्मूला जो है वो है वर्तमान में जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बटा में पूर्व जनसंख्या। इंटू 100, यही है आपका प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर का। इसमें आप लोग रखिएगा वर्तमान में जनसंख्या, घटा दीजिएगा पूर्व जनसंख्या से और भाग दीजिएगा पूर्व जनसंख्या से, अब गुना 100 कीजिएगा तो आप लोग तो दशकीय वृद्धि दर निकल जाएगा। यहाँ मन में सवाल आता होगा कि ठीक है सर, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला दर आप लोग बता दीजिए कौन सा राज्य है। तो इसमें आपको बताना चाहे कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य वृद्धि दर वाला राज्य न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य सर्वाधिक आपका हो जाएगा इसमें मेघालय, मेघालय। और न्यूनतम में हो जाएगा आपका नागालैंड। इस प्रकार आपको हम कह सकते हैं कि जनसंख्या पूरा टॉपिक हो जिसमें आपको बताएं जनसंख्या घनत्व और फिर बताएं आपका साक्षरता, फिर आपको बताएं लिंगानुपात, अनुसूचित जनजाति, नगरीय क्षेत्र और दशकीय वृद्धि दर। इतना आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा तो हमको नहीं लगता कि इससे बाहर जनसंख्या से कोई क्वेश्चन बनेगा। और इतना जनसंख्या खत्म, इससे बाहर जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन आएगा भी तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आप लोग इतना पढ़ा है तो आपको हम 5 प्रश्न यहाँ पे देते हैं और इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत का साक्षरता दर, भारत का साक्षरता दर कितना है? पहला प्रश्न ये है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार सभी है, यहाँ पे लिख देते 2011 के अनुसार। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तीसरा प्रश्न हो गया कि भारत में पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना, पहली बार अनियमित जनगणना, अनियमित जनगणना कब हुआ था? ये हो गया आपका
तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका है कि ये हो गया नियमित जनगणना बताइएगा किस वर्ष हुआ था। नियमित जनगणना वर्ष ये बताना है कब हुआ था। और आप यहां पे लिखिएगा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आपका ये है कि 2011 का जनगणना का आदर्श वह क्या था। 2011 का जनगणना का आदर्श बाप क्या था। आपको ये 5 प्रश्न और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है भारत का साक्षरता दर क्या 2011 के अनुसार सभी है। भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था। भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुआ। भारत में नियमित जनगणना वर्ष कब हुआ। और 2011 का जनगणना का आदर्श भाग क्या था। तो इस प्रकार आज हम दूसरा टॉपिक जनगणना पूर्णतः समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जितने भी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाला आपका दोस्त है, बंधु है, बहन है, उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।